नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा वानी। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गद्य भाग ईमानदारों के सम्मेलन में इस गद्य भाग के अगले भाग की ओर चलेंगे। यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ से संबंधित कुछ ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इसी गद्य भाग के अगले भाग की ओर चलेंगे। इस ईमानदारों के सम्मेलन में गद्य भाग के यानी कि इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। हम लोगों ने पाठ को यानी कि पाठ के विश्लेषण को जानने से पहले हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और पाठ का आशय भी हम लोगों ने देखा है। इस पाठ का आशय मैं आपको फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि हरिशंकर परसाई जी इस पाठ द्वारा हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में सृष्टिकर्ता ने अच्छे और बुरे, अच्छाई और बुराई दोनों को यहाँ पर सृष्टि किया है। जैसे हम सब अच्छाई को पाकर बुराई को दूर करता है, वैसे ही हमें भी अच्छे गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। तो हरिशंकर परसाई जी इस गद्य भाग में हमें बता रहे हैं कि बेईमानी भी एक अवगुण ही है। अवगुणों में बेईमानी भी एक अवगुण है। उस अवगुण को अपने जीवन से दूर हटाने का संदेश देते हैं और साथ ही साथ हमें यह सचेत कर रहे हैं कि अवगुण से यानी कि बेईमानी से हमें कितना नष्ट होता है, ऐसा हमें वो इस गद्य भाग से सचेत कर रहे हैं। बच्चों, इससे आगे बढ़कर हमें इस गद्य भाग में कुछ ही गद्य भाग के सारांश को यानी के विश्लेषण को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। मैं आज इस गद्य भाग के अगले भाग की ओर जाने से पहले पिछली कक्षा में किए गए गद्य भाग से संबंधित पुनर्मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि हरिशंकर परसाई जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्हें एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था कि हम लोग इस शहर में ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे और रहने के लिए भोजन की भी, रहने की व्यवस्था और भोजन की दोनों की व्यवस्था हम उत्तम रीति से करेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कतई कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि मुझे वे
एक ईमानदार व्यक्ति समझे। हल्फिया कहता हूँ, यानी कि मैं कसम से कहता हूँ कि मैं वहां पर एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में नहीं गया, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बताइए, कभी भी मैंने ऐसा काम कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि लोग मुझे ईमानदार मान ले। फिर भी उन्होंने मुझे एक ईमानदार व्यक्ति माना। कसम से कहता हूं कि मैं वहां पर एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में वहां पर नहीं गया। मैंने सोचा, उन्होंने कहा था कि आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया दिया जाएगा, तो मैंने सोचा कि दूसरे दर्जे में सफर कर पहले दर्जे का पैसा लूंगा तो मुझे पूरे 150 रुपए मुझे बचेंगे। ऐसा सोचकर मैंने उस उद्घाटन के लिए जाने की तैयारी की और मैं दूसरे दर्जे में सफर कर पहले दर्जे का किराया ले लिया। मुझे कितने बच गए? 150 रुपए बच गए। तो जब मैं वहां पर स्टेशन पर गया तो स्टेशन में मेरा बहुत खूब स्वागत हुआ। उन्होंने बड़ी बड़ी 10 फूल मालाएं डालकर मेरा स्वागत कर रहे थे। तब मैंने देखा, जब मैंने उन 10 बड़े बड़े फूल मालाओं को देखा तो मैंने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो मैं यह फूल मालाएं पे बेच लेता, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरी ईमानदारी दिखाई दी। अच्छा, मैंने ऐसे सोचते हुए उन्होंने मुझे एक बड़े से होटल में बड़े कमरे में रहने की व्यवस्था की। मेरे कमरे के बाईं और सामने 2 बड़े हॉल थे। वहां पर 30 से 35 प्रतिनिधि वहां पर ठहरे हुए थे और मेरे कमरे में मेरे साथ और 2 प्रतिनिधि मेरे साथ उसी कमरे में ठहरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि कमरे का ताला लगा दूं तो उन्हें तकलीफ होगी, इसीलिए मैंने कमरे का ताला नहीं लगाया और मैं सीधे उस सम्मेलन के उद्घाटन की ओर निकल पड़ा। सम्मेलन का उद्घाटन बड़े शानदार रूप से किया गया। मैंने वहां पर पूरे 1 घंटे तक मैंने वहां पर भाषण किया। ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ತಪ್ಪು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು
ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು. ನಾನಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ 10 ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹಾರವನ್ನು, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದುರಾಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಹೋಟೆಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಾನಿರುವಂತಹ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕೋದೇನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನಾ समारंभ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं तक देखा था। अब हम पाठ के अगले भाग को हम देखेंगे। मैं पाठ का पहले वाचन करूंगी और फिर उस पाठ का विश्लेषण करते जाऊंगी। आप सब ध्यान से देखें। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि रह रहे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाए तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी, पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने बुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं।
दूसरे दिन गोष्ठी फिर शुरू हो गई। रात को गोष्ठी से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है। तीनों चली गई। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएंगे। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वो लगाए थे वह मेरा ही था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकालूं, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है, यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर की चोरी की बात कहेगी तो कितनी बदनाम होगी। बच्चों, आप लोगों ने पाठ को ध्यान से सुना होगा। अब हम इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ नए शब्दों के अर्थों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का अर्थ देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जलसा शब्द का अर्थ है समारोह। जलसा शब्द का अर्थ क्या है? समारोह यानी उत्सव। हिचक यानी संकोच। हिचक शब्द का अर्थ होता है संकोच। गनीमत यानी खुशी की बात। गनीमत खुशी की बात। गनीमत शब्द का अर्थ क्या है? खुशी की बात। हल्ला यानी शोर। हल्ला शब्द का अर्थ क्या है? शोर। अगला शब्द है इत्मीनान। इत्मीनान शब्द का अर्थ है भरोसा। इत्मीनान शब्द का अर्थ क्या है? भरोसा। हरगिज शब्द का अर्थ होता है, हरगिज शब्द का अर्थ है बिल्कुल। सिरहाना शब्द का अर्थ है तकिया। जलसा शब्द का अर्थ है समारोह यानी उत्सव। हिचक शब्द का अर्थ होता है संकोच। गनीमत शब्द का अर्थ होता है खुशी की बात। हल्ला शब्द का अर्थ है शोर। इत्मीनान शब्द का अर्थ होता है भरोसा। हरगिज शब्द का अर्थ है बिल्कुल। सिरहाना शब्द का अर्थ होता है तकिया। बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ ही शब्दों के अर्थों को जाना है। इनके कुछ ही शब्दों के अर्थों को हमने यहाँ पर देखा। पाठ का विश्लेषण करते समय और हम और भी शब्दों के अर्थों को जानते हुए पाठ का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि उस समारोह का यानी कि
ईमानदारों के सम्मेलन था। उस समारोह का उद्घाटन बहुत ही शानदार रूप से किया गया। मैंने वहां पर एक घंटे तक मैंने भाषण किया। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया, देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन लिया। मैंने एक घंटे तक यानी कि 1 घंटा मैंने भाषण किया। सब लोग जा चुके थे। उद्घाटन बहुत ही शानदार रूप से हुआ। भाषण भी मैंने 1 घंटे तक मैंने भाषण दे दिया। वहां से सब लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मैं ठहरा एक मुख्य अतिथि। तो भाषण होते ही, उद्घाटन होते ही मैंने वहां से नहीं चल दिया। वहां के बहुत से लोग मुझे बातचीत कर रहे थे, इसीलिए बाकी के सभी लोग वहां से चले गए थे। लेकिन मैं बातचीत करते हुए, मुझसे लोग बात कर रहे थे। कोई ऐसे लोग थे जो मुझसे बात कर रहे थे। मैं उनके साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। चलते चलते उन लोगों के साथ बात करते हुए मैंने आगे चलते चलते चप्पलें पहनने के लिए, जहां पर मैंने चप्पलें छोड़ी थी वहां पर जाकर चप्पलें पहनने के लिए खड़ा हुआ तो देखा, जहां मैंने उद्घाटन को जाते समय जहां पर मैंने चप्पलों को छोड़ा था, वही जगह पर जाकर मैंने देखा कि मेरी चप्पलें गायब थी। जहां पर मैं चप्पलों को छोड़ा था, वहां पर जाकर मैंने देखा कि वहां पर मेरी चप्पलें नहीं है। गायब थी मतलब वहां पर चप्पलें नहीं थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। मेरी तो नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। जहां पर मैंने नई और अच्छे चप्पलें छोड़ी थे, उसी जगह पर फटे पुराने एक जोड़ी चप्पलें वहां पर मुझे दिखाई। मैंने उन्हीं को पहन लिया। मैंने क्या किया? फटे पुराने वही चप्पलों को मैंने पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। जब मैंने देखा कि मेरी नई चप्पलें वहां पर नहीं थी, उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें थी, तो मैंने उसी चप्पलों को पहन लिया। यह बात उस सम्मेलन में फैल गई कि मुख्य अतिथि की चप्पलें खो गई। लोग जा चुके थे। ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ कई लोग मुझसे बात करने के लिए आए. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು, मैं उन्हीं के साथ बात करते हुए चल रहा था. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಜಹಾಂ ಪರ್ मैंने ಚಪ್ಪಲಿ छोड़ी थी. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. देखा कि मेरे चप्पलें गायब थी. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें मुझे दिखाई. ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. मैंने उसी को पहन लिया. ನಾನು ಹೊರಟೋಗಿರುವಂತಹ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ. यह बात फैल गई कि मुख्य अतिथि की चप्पलें खो गई हैं. ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಬ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಯ್ತು? ತಲುಪಿತು. एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने वही फटे पुराने चप्पलों को
डालकर अपने कमरे में आया। जब मैं मेरे कमरे में आया तो एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। आकर उन्होंने पूछा कि आपकी चप्पलें खो गई क्या? ನಾನು ಹರಿದೋಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದೆ। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನು ಇರುವಂತಹ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು कहने लगे, कमरे में आकर कहने लगे और आ रूमिಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ, क्या आपकी चप्पल कोई पहन गया? ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ ನಿಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। उन्होंने क्या कहा कि आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, हाँ मेरे चप्पलें खो गई हैं और इतनी चप्पलें हो गई हैं कि अदल बदल हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी। जब उन्होंने कमरे में आकर पूछा कि आपके चप्पलें कोई पहन गया, तो मैंने जवाब दिया हाँ। इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है। हाँ, आपने ठीक सुना, मेरे नए चप्पलें थी, उस चप्पलों को कोई पहन कर ले गया है। लेकिन इतने बड़े जलसे में, इतने बड़े उत्सव में, इतने बड़े समारोह में चप्पलों की अदली बदली तो हो ही जाती है। फिर मैं ध्यान से देखा, यह बात करते हुए मैंने उन्हें ध्यान से देखा कि उनके पाँव में मेरी चप्पलें थी और मैंने उनके साथ बातचीत करते हुए ध्यान से देखा कि उनके पैरों में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। मैं जो ईमानदार डेलीगेट आए हुए हैं उनके पैरों में डाले हुए चप्पलों को भी देख रहा हूँ और वे भी मैंने डाले हुए फटे पुराने चप्पलों को भी देख रहे हैं। वे बहुत करके उनकी ही थी। जो मैंने पहनी हुई थी चप्पलें वो बहुत करके उस ईमानदार डेलीगेट की भी थी और जो चप्पलें ईमानदार डेलीगेट ने पहनी हुई थी वो बहुत करके मेरी भी थी। देखिए, जब ईमानदार ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾ ಹೌದು, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है। ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅದಲು ಬದಲು ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಸಹಜನೇ। फिर मैंने ध्यान से देखा, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬಹಳ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉನ್ಕೆ ಪಾँव में मेरी ಚಪ್ಪಲಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನನ್ನವೇ। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, ನಾನು ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಬ್ರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಬೇಬಾವತ್ ಕರ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹರಿದೋಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರದೇ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಾಗಿತ್ತು। पर वह बेहिचक मुझसे समझाने लगी, पर बेहिचक का अर्थ है संकोच होते, निसंकोच होते हुए। वह ईमानदार डेलीगेट मुझे समझाने लगे कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि देखिए साहब, चप्पलों को एक जगह पर
नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए, एक चप्पल को क्या कीजिए यहाँ पर उतारिए। तो दूसरा चप्पल 10 फीट दूर, एक चप्पल यहाँ पर उतारिए तो दूसरा चप्पल 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। जब आप एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरे चप्पल को 10 फीट दूर चप्पल को उतारिए तो आपकी चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, एक ही जगह पर जोड़ी चप्पलों को छोड़ते हैं तो आकर कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था, मैंने इसीलिए मैंने क्या किया, इस समारोह में आते ही मैंने एक चप्पल को यहाँ पर छोड़ा और दूसरी चप्पल को 10 फीट दूर चप्पल को छोड़ दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी समारोह पर जाइए तो एक चप्पल को यहाँ पर छोड़िए और दूसरी चप्पल को 10 फीट दूर। एक ही जगह पर जोड़ी चप्पलों को छोड़ेंगे तो आपकी चप्पलें कोई भी पहन ले जाएगा। ऐसा उस ईमानदार डेलीगेट ने मुझे समझाया। ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ನಾವಿಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವೋ ಅವರು ನನಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ 10 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಜೋಡಿಯಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ 10 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. देखिए बेहिचक, क्योंकि जो चप्पलें हरिशंकर परसाई जी की गायब हुई थी, चोरी हो गई थी, उसी चप्पलों को अपने पैरों में डालकर बेहिचक ईमानदार डेलीगेट मुझे यानी कि हरिशंकर परसाई जी को समझा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कभी भी किसी समारोह पर आप जाइए तो आप अपनी चप्पलों को जोड़ी एक ही जगह पर नहीं छोड़िए, क्योंकि जोड़ी चप्पलें एक ही जगह पर होती है तो कोई भी आकर पहन ले जाएगा। ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैं बहुत ही आश्चर्य से उन्हें ही देख रहा था कि वे मेरे चप्पल पहने हुए हैं और मुझे ही समझा रहे हैं। ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ मैं देख रहा था, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ वे मेरी ही चप्पलें पहने हैं, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಹಾಕೊಂಡು मुझे ही समझा रहे हैं. ನನಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು, ನಂದೇ, ಅದು ನನಗೆ ಅವರು बुद्धिवादवನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो मैंने कहा, उनकी बातों को सुनकर मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, आपकी चप्पलें नहीं गई यह गनीमत है। कोई बात नहीं, अरे इतने बड़े उत्सव में, इतने बड़े सम्मेलन में तो चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है। कोई बात नहीं, मैं कल दूसरी नई चप्पलों को खरीद लूंगा। आपकी चप्पलें तो नहीं दिख रही है और इतने बड़े सम्मेलन में आपके चप्पलें कोई नहीं पहन गया, यानी आपकी चप्पलें गायब नहीं हुई, ये तो गनीमत है। गनीमत का अर्थ क्या होता है? गनीमत का अर्थ है खुशी की बात। यह तो खुशी की बात है कि आपके नए चप्पलें हैं फिर भी कोई भी नहीं पहन गया, यह तो बड़ी खुशी की बात है। ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು,
ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ तो मैंने कहा ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ कोई बात नहीं ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸುಬಹ दूसरी खरीद लूंगा ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅದರ ಬದಲು ಆಗೋದು ಸಹಜ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ गनीमत है ना बहुत ही खुशी की बात है आपकी तो नई चप्पलें हैं वो नई चप्पलों को कोई नहीं पहन कर गया ये तो बहुत ही गनीमत है बहुत ही खुशी की बात है फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है तभी मैंने अपने चप्पलों को होकर कमरे में आया और उस ईमानदार डेलीगेट से कुछ बातचीत की फिर मैंने देखा कि मेरे बिस्तर की एक चादर गायब है बिस्तर की चादर क्या है गायब है पहले उन्होंने क्या किया चप्पल दूसरे चादर सम्मेलन में हरिशंकर परसाई जी ने पहले दिन अपने चप्पलों को खो दिया और जब चप्पलें चोरी हो गई तो वे कमरे में आए कमरे में आकर देखा तो बिस्तर की एक चादर गायब हो गई मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी दूसरी आ जाएगी पर दूसरी आई तो मैंने आयोजनकर्ता से कहा कि देखिए साहब मेरे बिस्तर की एक चादर गायब हो गई है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि होटल वाले उस चादर को धुलाने के लिए दे गए होंगे आप चिंता मत कीजिए आपको दूसरी चादर दी जाएगी आ जाएगी तो दूसरी चादर नहीं आई तम रूमिಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಆಯೋಜನಾ ಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಹೊದಿಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊದಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ दूसरे दिन गोष्ठी यहाँ शुरू हो गई पहले दिन उद्घाटन हुआ अब दूसरे दिन उस समारोह का गोष्ठियां प्रारंभ हुई रात को गोष्ठियों से लौटा देखा कि 2 और चादरें गायब और तीनों चली गई जब मैंने दूसरे दिन गोष्ठी में पहुंचा तो गोष्ठियां खत्म होते ही मैं वापस अपनी रूम लौटा अपने कमरे में आया तो मैंने देखा कि और 2 चादरें गायब हो गई है एक चादर तो गायब थी आयोजनकर्ताओं ने कहा कि होटल में धुलाने के लिए ले गए होंगे आप चिंता मत कीजिए दूसरी आ जाएगी तो दूसरी चादर नहीं आई तो मैंने दूसरे दिन गोष्ठी में पहुंचा गोष्ठियां खत्म होते ही मैं अपने कमरे में आया तो देखा कि मेरे कमरे के और 2 चादरें गायब थी यानी कि 3 चादरें वहां से गायब थी दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला शाम को तो था और दूसरे दिन मैं
उस समारोह में यानी कि समारोह में जाने के लिए धूप का चश्मा ढूंढा तो धूप का चश्मा नहीं मिला। मैंने शाम को उस चश्मे को पहना। ಮತ್ತೆ 2ನೇ ದಿನ ನಾನು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಧೂಪ ಚಶ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. मैंने पूछा सॉरी मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। मैंने क्या किया, अरे पहले दिन पर यहाँ पर चप्पलें खो गई और तीनों चादरें गायब हो गई। अब देख रहा हूँ कि धूप का चश्मा ही नहीं है। कल शाम को ही मैंने उसको पहना था। तो हरिशंकर परसाई जी ने उस होटल के दूसरे प्रतिनिधियों से पूछा कि आप लोगों ने मेरा धूप का चश्मा कहीं पर देखा है। तो यह बात उस होटल में यानी कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों में फैल गई। किसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। मैं अपना धूप का चश्मा ढूंढ रहा था। इसी बीच वहां पर यानी कि मेरे बगल वाले कमरे में, मेरे पास के कमरे में एक हल्ला हो रहा था, यानी कि शोर हो रहा था। हल्ला मतलब शोर हो रहा था कि अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। ऐसा शोर करते हुए कोई आदमी चिल्ला रहा है। यह शोर मेरे बगल वाले कमरे से ही आ रहा था। मैंने जाकर पूछा, हरिशंकर परसाई जी ने जाकर उस आदमी से पूछा कि उसमें पैसा तो नहीं था। मैंने जाकर कहा, अरे भाई तुम्हारा ब्रीफकेस चोरी हो गया है, तो क्या उसमें पैसे थे? उसने जवाब दिया, उस ब्रीफकेस के मालिक ने जवाब दिया कि पैसा तो नहीं था, कागजात थे। अरे उस ब्रीफकेस में पैसा तो नहीं था, लेकिन थोड़े कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा। अरे तो चिंता मत कीजिए, उसमें तो ब्रीफकेस में तो कागजात थे ना, आपके कागजात आपको वापस मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगर पैसा होता तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन उसमें तो पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। आप चिंता मत कीजिए, आपका ब्रीफकेस आपको वापस मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठकर में पहुंचा। मैंने अपने चश्मे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला। बिना चश्मे के ही मैं उस समारोह के बैठक में जाकर बैठ गया, पहुंच गया। मेरा चादर गायब हो गई, धूप का चश्मा भी गायब हो गया। बगल वाले कमरे से यह आवाजें दिखा सुनाई दे रही थी कि मेरा ब्रीफकेस खो गया है। तो मैंने जाकर उससे पूछा कि उस ब्रीफकेस में पैसे तो नहीं थे? तो उसने जवाब दिया, अरे पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसमें कागजात थे। तो मैंने जवाब दिया, अरे सिर्फ कागजात थे तो आप चिंता मत कीजिए, आपका ब्रीफकेस आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा मैं उनको समझाते हुए मैंने बिना धूप का चश्मा पहने ही बैठक में जाकर बैठ गया। अच्छा तो बच्चों, अब तक हमने यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी के चप्पलें खो गई, चादर खो गई और उनका धूप का चश्मा भी खो गया। आशा करती हूँ आप सभी को अब तक जो गद्य भाग का विश्लेषण किया है समझ में आ गया होगा। अगले भाग को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप सब इस गद्य भाग को घर पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अगले भाग को अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।